नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो मैं टॉपिक एक नई वीडियो के ऊपर जो लेकर आई हूँ, वो टॉपिक आपका बीएड का 4th सेमेस्टर का है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका जो ये सेक्शन ए का टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा कह लो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा ही आएगा 100%। दो भी आ सकते हैं, दूसरे के भी चांसेस हैं इसमें से आने के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको कुछ भी बुक में से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे से, तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं या अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे जो है हैंड रिटन नोट्स आपको सेंड कर दूँगी। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करूं, तो जो भी आज मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरी पुरानी वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उस पे भी मुझे बहुत अच्छे जो है रिस्पांस मिले हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हम मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपकी ही ये मोटिवेशन है जो मैं और वीडियोस जो है क्रिएट करने के लिए जो है मोटिवेट होती हूँ। ठीक है, तो बिना कोई देर किए जो हम आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। इसमें आपको असेसमेंट और इवैल्यूएशन का फुल फ्लेज कॉन्सेप्ट मिलेगा और इसके पर्पस क्या हैं असेसमेंट के और इवैल्यूएशन के, और वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आप मेरे जो चैनल पे सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट मैंने साइड बाय साइड दोनों को लिखा है ताकि आप एक टाइम पे दोनों को कंपेयर कर सको, और साथ साथ में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी जो है ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं असेसमेंट के बारे में बताऊंगी। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक क्या है, टूल है। ठीक है, एक टूल है, एक मेथड है जिसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि बच्चों ने कितना सीख लिया है, उनकी लर्निंग आउटकम क्या है, कितना वो सीख चुके हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम असेसमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी हम मेजर करते हैं वो सारी मेजरेबल टर्म्स में होती हैं। बच्चों की जो नॉलेज है, कितनी उनको नॉलेज हुई है, कितनी उन्होंने जो स्किल है वो इम्प्रूव की है अपनी, उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आया, उनके बिलीव्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये हमें पता बताता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम असेसमेंट करते हैं किसी लर्नर के बारे में। ठीक है, और जो असेसमेंट का जो फोकस होता है वो इंडिविजुअल लर्नर के साथ तो होता ही है। मतलब हर एक लर्नर जो है इंडिविजुअल लर्नर है, वो कैसे सीख रहा है, क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरीके से, क्या मेथड है उसका सीखने का, उन चीज़ों पे तो फोकस करता है। साथ में ग्रुप ऑफ लर्नर्स या फिर लर्निंग कम्युनिटी के ऊपर भी ये क्या करता है, फोकस करता है। नेक्स्ट जो है, इसके जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, जो भी हमने इसमें मेथड या प्रोसेस यूज़ करना है असेसमेंट में, वो क्यों करते हैं, ताकि हमें जो भी लर्नर का बिहेवियर है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन और एक वैलिड डाटा और जो कह लो एविडेंस हमारे पास जो है वो इकट्ठा हो सके। सो दैट इज़ असेसमेंट। असेसमेंट हम करते हैं ताकि हमें बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में पता चल सके कि उन्होंने कितना कुछ सीख लिया है और कितना कुछ उनका सीखना जो है वो बाकी रहता है। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन जो मैं आपको बता दूं, जो मेन डिफरेंस है ये होता है डेवलपमेंट के लिए असेसमेंट, और इवैल्यूएशन होता है रिजल्ट ओरिएंटेड। इवैल्यूएट करते हैं हम। ठीक है, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे जो भी एजुकेशनल प्रोसेस है या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने ज़्यादा अचीव हो चुके हैं और कितने नहीं अचीव हुए हैं। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम देखते हैं कि जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो भी उनको सिखाया है बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स और टीचिंग एड्स और स्ट्रेटेजीज, उससे बच्चों में कितना और क्या चेंज आया है। ठीक है, कितना ये बताता है भी, इतने परसेंट चेंज आया है या इतना परसेंट उसका रिजल्ट आया है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, और ये एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे है, सिस्टमैटिक मेथड है जिससे हमें पता चल सकता है कि एजुकेशन में हमने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। ये चीज़ हम इसमें पता कर सकते हैं। सो दैट इज़ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन।
नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है उसमें भी हमने जो है इसी को कंटिन्यू किया है। तो इसमें आपको दो पिक्चर्स दिख रही हैं। सबसे पहले असेसमेंट है। असेसमेंट का एक ट्रायंगल होता है, ठीक है। 3 एंगल्स होते हैं इसके, हमें पता है ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट ट्रायंगल इसका कॉग्निशन, ठीक है। दूसरा है ऑब्जर्वेशन एंड तीसरा है इंटरप्रिटेशन। कॉग्निशन में क्या है, थ्योरी ऑफ लर्निंग, नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ डोमेन, कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, उसका मॉडल ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है। वो कैसे सोचता है, कैसे समझता है, कैसे सीखता है, कैसे अपनी स्किल्स को जो है एनहांस करता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये लर्नर के आसपास घूमती हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हम बेसिकली बच्चों को ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे। मतलब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उनको टेस्ट दे दिया, उनको जो सिचुएशंस दे दी अलग अलग, जिसमें बच्चों ने जो कुछ भी अपनी नॉलेज गेन की है, जो भी स्किल्स एक्वायर की हैं, उनको वो यूज़ कर सके, डेमोन्स्ट्रेट कर सके और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। जैसे कि वो रियल लाइफ में उसको कर रहे हो, ठीक है। इंटरप्रिटेशन में क्या है कि जो भी मेथड्स हैं और टूल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स और टूल्स को हम यूज़ करते हैं, वो फॉर्मल भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हमने किया है, ठीक है, जो भी मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं ऑब्जर्व करने में, एक रिज़ल्ट बनाते हैं इससे कि बच्चों ने जो है कितना सीख लिया है, कितना सीखना और बाकी है, वो जो पढ़ा हुआ है उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं और कितना नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। सो इंटरप्रिटेशन इज़ बेसिकली जो ऑब्जर्व किया है उसका एक रिज़ल्ट होता है। ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लीजिए इंटरप्रिटेशन में आ गया, अभी बच्चे ने ये चीज़ तो सीख लिया बट उसकी ये चीज़ इंप्रूव होनी रहती है, देन हम फिर से बच्चों की जो है उनको फिर से हम स्टडी करेंगे, उनकी जो लर्निंग टेक्निक्स हैं, लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं, उनको देखेंगे, समझेंगे, देन फिर से उनको उसी अकॉर्डिंग टेस्ट और सिचुएशंस देंगे ताकि वो अपनी जो है नॉलेज और स्किल्स को एनहांस कर सकें। सो ये एक ट्रायंगल है जो कि चलता ही रहता है और तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जैसे हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है जो मेजरेबल होती है, जिसको हम टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मार्क्स में मेजर कर सकते हैं, परसेंटेज में मेजर कर सकते हैं, रैंक्स में मेजर कर सकते हैं, सीजीपीए में मेजर कर सकते हैं। नॉन मेजरेबल है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है कि आप सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही आपने क्या कर दिया, उनको मार्क्स लगाए हैं, ठीक है। सो ये दोनों का ही जो मकसद होता है वो क्या आता है, एक वैल्यू जजमेंट देना, कि जो चीज़ भी आपने टेस्टिंग के थ्रू या ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो भी चीज़ आपने देखी है उसका एक जजमेंट आपने प्रोवाइड करना है कि कितना को बच्चों ने अचीव किया है और नहीं किया है। तो ये चीज़ जो है इवैल्यूएशन बताती है। नेक्स्ट जो है हमारा व्हाई डू वी डू असेसमेंट और इवैल्यूएशन, कि हम क्यों असेसमेंट करते हैं या क्यों इवैल्यूएशन करते हैं, इसका क्या पर्पस है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले असेसमेंट की बात करेंगे, पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले है टू असिस्ट स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों को जो है लर्निंग में हेल्प प्रोवाइड करने के लिए जो है हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें उन्हें उनके मतलब बता सके कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं या किस चीज़ में उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और उन सेकेंड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लर्नर, ठीक है। हम यहाँ पे बच्चों की जो स्ट्रेंथ एरिया है और जो वीकनेस है जिनको उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में उन्हें बताते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी हम स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कितनी की ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, वो चीज़ को चेक करने के लिए हम असेसमेंट करते हैं। टीचिंग मेथड्स जो टीचर यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए जो है असेसमेंट की जाती है। और असेसमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो टीचर हों। बच्चों को पता चल जाता है कि उनकी किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और टीचर्स को पता चल जाता है विच मैथड इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव मैथड, और जो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा उससे समझ आ रहा है, सो वो जो है वो मैथड जो है चूज़ करने का डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट इन द कोर्स ऑफ स्टडी, अब जो है बच्चे किस चीज़ में अच्छे हैं उनको पता चल जाता है, तो असेसमेंट जो है हेल्प करता है उनको ये बताने में कि आगे चल के वो कौन सा कोर्स है जो ले सकते हैं। प्लेसमेंट एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर कोई बच्चा जो किसी को करिकुलर एक्टिविटी में अच्छा है, जैसे कि कोई गेम्स में अच्छा है या कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है, तो उनके लिए वो जो है प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करनी, उसके लिए अच्छे कॉलेजेस बताने और उनका क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ों के बारे में बताना। फीडबैक टू स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स को जो है ऑब्वियसली फीडबैक मिलता है, उनको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता चलता है।
टीचर्स को फीडबैक मिलता है कि जो भी मेथड वो यूज़ कर रहे हैं फॉर द टीचिंग, क्या वो अच्छा है? अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, कितना इफ़ेक्टिव है? अगर नहीं है तो इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? डायग्नोस्टिक टू लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, अगर बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं सीख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके पीछे का कॉज़ जानना, उसका कारण क्या है कि जो बच्चों को ये प्रॉब्लम बार-बार फ़ेस करनी पड़ रही है। तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको ठीक करने के लिए जो है असेसमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, अगर हम बच्चों को असेस करके बताएँगे भी हाँ, आपके अंदर ये स्किल है, आप इसको और भी ज़्यादा सुधार सकते हो, ठीक है, तो उससे बच्चों में क्या आती है, मोटिवेशन आती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पर्पस आता है वो आता है इवैल्यूएशन, कि जो हम इवैल्यूएशन करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का पर्पस क्या है, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले है टू डायरेक्टिंग एज वेल एज गाइडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, कि बच्चों के लिए चाहे टीचर के लिए, ठीक है, कि बच्चे कैसे सीखेंगे, उनके लर्निंग मेथड्स या टेक्निक्स क्या हैं, या टीचर कौन से मेथड्स एंड टूल्स के साथ बच्चों को पढ़ाएगा, उनको डायरेक्ट करना और एज वेल एज गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी टाइम टाइम के ऊपर। तो ये इवैल्यूएशन का जो है हेल्प करता है। उसके बाद है स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स स्टडी, ठीक है, इसमें क्या है, बच्चों को जो है अलग अलग इंसेंटिव्स दिए जाते हैं बच्चों को, उनको मोटिवेट करने के लिए, जिससे कि वो खुद ही ज़्यादा अपने आप में क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उस इंसेंटिव को अर्न करने के लिए क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, रिटन एंड ओरल एग्जामिनेशन देते हैं, जो भी सेट किए जाते हैं गोल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। उसके बाद है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्यूपिल, अब बच्चों को समझने में हमें हेल्प मिलती है थ्रू इवैल्यूएशन, इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चों की जो है उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनकी कौन सी स्किल है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसको वो आगे जाके अपने करियर में भी एज अ करियर यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्प टीचर्स टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हेल्प आना था और हेल्थ लिखा गया है, इट्स माई मिस्टेक, तो सॉरी, तो यहाँ पे हेल्प आना है, ठीक है। तो हेल्प करता है ये टीचर्स की, कि जो है स्टूडेंट्स की नीड क्या है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं या स्ट्रेटजीज़ हैं उनको डिज़ाइन करना, ताकि जो बच्चों की नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। उसके बाद आता है हेल्प स्टूडेंट इन द प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, अब जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कई बारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको अपने लाइफ में, स्कूल लाइफ में, या फिर हो सकता है उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, घर पे कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो क्लासरूम में। तो जो गाइडेंस काउंसलर होता है वो क्या करता है, बच्चों को हेल्प करता है ताकि वो सही डिसीजंस ले सके, ठीक है। हेल्पफुल इन कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, ठीक है, अब पेरेंट्स और टीचर्स का भी कोऑपरेट करना स्कूल के साथ, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में टाइम बिताने के बाद घर पे जाता है, अपने पेरेंट्स के साथ जाता है, तो पेरेंट्स और टीचर्स का कोऑपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इवैल्यूएशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। यूज़फुल इन रिसर्च, अब बहुत सारे लोग होते हैं, रिसर्चर्स कह लो, रिसर्चर्स होते हैं जो कि रिसर्च करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन अबाउट द डिफरेंट मेथड्स एंड जो भी टीचिंग के मेथड्स हैं या कोर्सेज हैं या उसका करिकुलम क्या है, तो उस चीज़ के बारे में जो है ये रिसर्च करता है, ठीक है। तो ये रिसर्चर्स की भी क्या करता है, हेल्प करता है, तो ये रिसर्च में क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल टू टीचर्स, टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हेल्पफुल है, जो भी हमारे स्कूल के या एजुकेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में क्या करता है, हेल्प करता है, टीचर की हेल्प करता है बच्चों को जानने में, समझने में, और कौन सा टीचिंग मेथड किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी बताता है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प टू एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, हेल्पफुल टू एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, एडमिन डिपार्टमेंट होता है, उनकी भी ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। हेल्पफुल इन एम्प्लॉयमेंट, अब जब कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट के लिए बच्चा जाता है तो जो भी उसके ग्रेड्स होते हैं, मार्क्स होते हैं या अकेडमिक अचीवमेंट्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं उनके जो है एम्प्लॉयमेंट में और वर्क में भी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन टू हायर अथॉरिटीज़, अब जो भी हमारा रिजल्ट आया, क्योंकि वैल्यूएशन जो होता है वो तो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड, जो भी रिजल्ट आया है, जो भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, जो भी लर्निंग की या फिर इंस्ट्रक्शंस की या फिर स्ट्रेटजीज़ की, ठीक है, उनको जो है हायर अथॉरिटीज़ को जो है रिपोर्ट एक भेजी जाती है, इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके।
सपोर्ट फॉर द स्कूल फ्रॉम गवर्नमेंट्स। अब गवर्नमेंट को भी जो है, गवर्नमेंट भी स्कूल्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, लेकिन उनका जो सपोर्ट है उसको जो है अर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हमारे स्कूल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में इवैल्यूएशन जो है बताता है, एक रिपोर्ट तैयार करके उनको भी भेजता है, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे स्कूल को या जो हमारा है उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हमारी देखिए 3 तरीके की इवैल्यूएशन होती है, फॉर्मेटिव, सबमेटिव एंड डायग्नोस्टिक। ठीक है, एक और इवैल्यूएशन होती है CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसकी मैं एक अलग वीडियो डालूंगी, आज ही डालूंगी, आप वो भी देख सकते हो, और वो भी हमेशा पेपर में आएगा ही आएगा, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, इसके बाद मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो 3 तरीके की हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इवैल्यूएशन को, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक। पहला है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है, ये जो है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, जब हमारी लर्निंग चल रही होती है, फॉर्मेशन हो रही होती है लर्निंग की, ये तब होती है। ठीक है, और जब मतलब जब भी प्रोसेस ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये लर्निंग को क्या करता है, देखता है, मॉनिटर करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, और ये बहुत एक, ठीक है, और सेकंड आ गया, ये एक कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करता है, किस किस को, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी या प्यूपिल्स को भी। ठीक है, ताकि वो जो है लर्निंग की सक्सेस और फेलियर, कि कितना उन्होंने सीखा है और कितना नहीं सीख पाए हैं, उसके बारे में बताता है। फीडबैक टू प्यूपिल्स है, जो बच्चों को क्या ये बताता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं जो वो नहीं सीख पाए हैं, एरर्स आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, और कौन कौन सी चीज़ों को ठीक करने की, करेक्ट करने की ज़रूरत है। फीडबैक टू टीचर्स, अब टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जो भी मेथड्स, टूल, टेक्निक या टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए, कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए, उसको और ज़्यादा तरीके से इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया जा सके कि वो और ज़्यादा क्या है, अच्छा मेथड या इफ़ेक्टिव मेथड बन सके, और बच्चों को जो है वो, या ग्रुप को, जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको वो समझ में आ सके। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे आपके स्कूल्स में होते हैं FA1, FA2, ये सारे क्या हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के पार्ट है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के, या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहले तो है कंसेप्चुअल एंड फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये कंसेप्चुअल होती है, ठीक है, और फिजिकल एक्सरसाइज होती है, जो कि एक प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले पहले जो है ये हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है ये एविडेंस होता है, एक एविडेंस प्रोवाइड करती है कि जो भी आप प्रोग्राम कर रहे हो पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो भी आप चला रहे हो, वो कितने ज़्यादा, कितना सक्सेसफुल है और कितने % वो फेल हो रहा है। ठीक है, कि जो भी आपने सिलेबस कराया है, जितना सिलेबस कराया है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, तो उसमें कितनी सक्सेस और फेलियर है। ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, 2 क्वेश्चंस के, कि जो भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल हैं, जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस भी मेथड से पढ़ा रहे हैं, क्या वो सक्सेसफुल है। अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम उस फेलियर को अवॉइड करने के लिए, कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके कॉज को जानना और उसे ठीक करना। ठीक है, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन टू इम्प्रूव अ प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है कि इन एजुकेशन कि इसका मेन एम क्या है, कि हम इसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं और उसको हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। ठीक है, कि जो भी हमारी कॉज ऑफ प्रॉब्लम है उसको जानना और उसके लिए अलग अलग रेमेडियल मेजर जो है वो प्रोवाइड करना। ये जो है ये लर्निंग को एनहांस करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ना कि बच्चों को ग्रेड और मार्क्स देने में। ठीक है, ग्रेड और मार्क्स ये नहीं देती है, और जिसके रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑन द स्पॉट जो हैं वो प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं इमीडिएटली, जो है बच्चों को टीचर्स बता देते हैं। उनसे हो सकता है उन्होंने छोटा छोटा कोई टेस्ट लिया हो या फिर उनको कोई असाइनमेंट दी हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑन द स्पॉट उनको जो है वो रिज़ल्ट पता चल जाता है। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, कौन कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं इवैल्यूएशन के लिए, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए। टूल्स क्या है, सबसे पहले तो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आप ले सकते हो बच्चों का। ठीक है, कि आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस डाल दिए, ठीक है, MCQs टाइप डाल दिए क्वेश्चन,
तो ट्रू फॉल्स डाल दिए, या फिर छोटे वन वर्ड वाले आंसर, वन वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर डाल दिए, तो वो वैसा टेस्ट ले सकते हो। ये शॉर्ट आंसर टाइप ले सकते हो जिसका आंसर बच्चे 2 to 3 लाइन्स में या 4 to 5 लाइन्स में दे सके। लॉन्ग आंसर टाइप आप टेस्ट ले सकते हो बच्चों का, ठीक है। या बच्चों को ऑब्जर्व करके कि अगर वो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हो, बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हो। उसके बाद है इंटरव्यू स्केड्यूल, बच्चों का इंटरव्यू ले सकते हो, किसी टॉपिक के बारे में बताकर उनको पूछना है उस चीज़ के बारे में, या उनके बारे में, या उनकी लर्निंग के बारे में पूछना है, ठीक है। तो इससे भी आप जो है इवैल्यूएट कर सकते हो। रेटिंग स्केल्स के थ्रू कर सकते हो। ये चेकलिस्ट आप दे सकते हो जिसमें उन्होंने टिक करना होता है जो चीज़ें उनको ज़्यादा सही लगती हैं, जिससे आप उनको जो है वो जो है यूज़ कर सकते हो इस टूल को, ताकि आप बच्चों को इवैल्यूएट कर सको। टेक्निक सब कौन कौन सी हैं, उनके टेस्ट ले सकते हो आप, उन्हें कोई भी असाइनमेंट दे सकते हो, ठीक है। क्विज़ कंपटीशन करवा सकते हो, डिबेट्स करवा सकते हो, बच्चों के ग्रुप डिस्कशंस करवा सकते हो, या कोई प्रोजेक्ट दे दिया, चाहे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट या ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया आपने, क्लब एक्टिविटीज़ वगैरह करवा दी, कोई एक्टिविटीज़, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं टू इवैल्यूएट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस है सबसे पहले तो यह है, पर बच्चों की जो भी उन्होंने अटेन किया है, ठीक है, उसके बारे में ये बताता है कि बच्चों ने कितना का अचीव कर लिया है, उस चीज़ को बारे में बताता है। ये सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग होती है, मतलब जो बच्चे होते हैं उनका खुद की लर्निंग के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है। कॉन्टीन्यूअस फीडबैक देता है टीचर्स को भी, लर्नर को भी, ताकि वो सही टाइम के ऊपर सही डिसीजन जो है वो मेक कर सके। लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो जाता है, ठीक है। इससे पता चलता रहता है क्योंकि साथ साथ में हमें रिजल्ट मिलता रहता है और हमें पता चलता रहता है। मॉनिटर एंड गाइडेंस टू लर्नर, जो लर्नर है उसको साथ साथ में आप बता सकते हो, असिस्ट कर सकते हो और गाइड कर सकते हो कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों की डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। ये एक लर्निंग टूल है जिसमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। प्लान एजुकेशनल रिसोर्सेज, हमें जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है फर्दर एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को हम पहले ही प्लान करके रख सकते हैं। इस्टेब्लिश होम लर्निंग एनवायरनमेंट, एक ऐसा बच्चों को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो घर पे भी जो है वो अपनी लर्निंग को एनहांस करने के ऊपर ध्यान दे। असिस्ट विद इंस्ट्रक्शंस, बच्चों को साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस देते जाना है कहीं पे भी उनको ज़रूरत पड़ रही है, ताकि उनको कहीं पे भी जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। नेक्स्ट आता है प्लानिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ आपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए करवानी है उनको पहले से प्लान करना, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की वो है, इसमें एडवांटेज है। नेक्स्ट है डेवलपिंग स्कूल गोल्स, ठीक है, जो भी स्कूल्स के गोल्स हैं उनको और ज़्यादा ब्रॉड करना, क्योंकि जो एक अचीव हो रहे हैं, ठीक है, और उनको नए गोल्स को और बनाना, ब्रॉड करना, सो ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले तो ये है बच्चे इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते, बिल्कुल कैजुअली लेते हैं इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। आप खुद देखिए कितनी बार स्कूल में FA1 FA2 FA3 होते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते और बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। नीड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एट द डिफरेंट स्टेजेस, कि अलग अलग स्टेजेस के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की क्या है ज़रूरत पड़ती है बच्चों की अलग अलग स्टेजेस के ऊपर, लर्निंग स्टेजेस के ऊपर। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं वो भी बिल्कुल अलग अलग होती हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही सारी स्ट्रेटेजीज़ को प्लान करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है जजमेंट बिफोर एक्टिविटी, एक्टिविटी ख़त्म होने के पहले ही बच्चों को जज कर दिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को जज कर दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद है डिफ़िकल्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि बच्चे इसको सीरियसली नहीं लेते हैं, वो सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम्स को ही जो है सीरियसली लेते हैं। और ये जो लार्ज एनरोल क्लासेस है जिसमें एक क्लास में 50-60 बच्चे हैं, वहाँ पे ये चीज़ जो है वो अप्लाई नहीं हो पाती, लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और क्लास के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो पाती है। नेक्स्ट हमारी जो सेकेंड इवैल्यूएशन है दैट इज़ सम्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन थी वो ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसीजर चलती है, ड्यूरिंग द लर्निंग जब बच्चे सीख रहे हैं उसी टाइम पे ऊपर चलती है, लेकिन सम्मेटिव इवैल्यूएशन होती है एट द एंड ऑफ कोर्स और यूनिट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो ये जो है एंड ऑफ कोर्स, मतलब जो कोर्स हमारा ख़त्म हो रहा है तब होती है ये वाली इवैल्यूएशन। ये इवैल्यूएशन इसलिए बनाई गई है ताकि हमें पता चल सके जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या थे हमारे, हमने कितने उसमें अचीव कर लिए हैं, कितने ऑब्जेक्टिव्स हमने जो हैं वो अचीव कर लिए हैं, किस एक्सटेंट तक उसको अचीव किया है। इसमें बच्चों के बारे में पता चल जाता है कि उन्होंने जो है कितने उनको ग्रेड्स मिले हैं, ठीक है। उनको पता चल जाता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं, या किस सब्जेक्ट की लर्निंग या किस स्किल की लर्निंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ पता चल जाती है, मतलब कितने के ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव हुए हैं। नेक्स्ट इसके फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबमेटिव इवैल्यूएशन। तो ये जो है एंड ऑफ द कोर्स में होता है, हमें पता है, ठीक है। ये प्रोसीजर जो होता है, जो लर्नर है उसकी जो लेवल ऑफ लर्निंग है कितनी हो चुकी है उस चीज़ को असेस करने के लिए होता है। उसमें उन बच्चों के ग्रेड्स के बारे में पता चलता है। वेल डिफाइंड इवैल्यूएशन डिज़ाइन, ये बहुत ही अच्छा सिस्टमैटिक डिज़ाइंड एक इवैल्यूएशन है, ठीक है, जो कि एक फ़िक्स टाइम, जिसमें टाइम पीरियड भी फ़िक्स होता है और कंटेंट भी फ़िक्स होता है कि कौन कौन सा कंटेंट या सिलेबस जो है उनको एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है, ठीक है। इसमें बच्चों को जो है ग्रेड दिए जाते हैं जो भी उन्होंने एक्टिविटीज़ पूरे साल में की है उसके लिए, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिव मेथड होता है जो कि स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा जो है स्ट्रेस नहीं रखता, ठीक है। तो ये उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं, रेदर देन कि वो क्या अच्छा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उस चीज़ के बारे में जो है वो बात करता है या बताता है। रीइंफोर्समेंट टू टीचर एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं उनको ये रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, या फिर जो इंस्ट्रक्टर है उसको प्रोवाइड करता है रीइंफोर्समेंट जहाँ जहाँ पे भी उनको ज़रूरत है। स्ट्रेस लोकल इफ़ेक्ट्स, ठीक है। ये जो है लोकल चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ को इवैल्यूएट करना है उस चीज़ के ऊपर ये ज़्यादा स्ट्रेस देता है, ठीक है। उसके बाद है मेकिंग जजमेंट अबाउट फिनिश प्रोडक्ट और रिज़ल्ट, ठीक है। ये जो है, जो भी हमारा एंड प्रोसीजर है, जो भी रिज़ल्ट है उसके बारे में जो है हमें जजमेंट प्रोवाइड करता है, और जो ओवरऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है वो अच्छा बनाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारे टेस्ट फॉर स्टूडेंट सबमेटिव इवैल्यूएशन। कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि हम सबमेटिव इवैल्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पेंसिल और पेपर टेस्ट। पेंसिल और पेपर टेस्ट में है जो 2 तरीके के ले सकते हैं हम टेस्ट इसमें। एक तो होते हैं लिमिटेड चॉइस क्वेश्चन। लिमिटेड चॉइस मतलब आपको वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपने बस चूज़ करना है। जैसे एमसीक्यूज़ में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपने एक चूज़ करनी है। ट्रू फॉल्स में आपने बताना है ट्रू या फॉल्स है। मैचिंग में आपको जो है गलत दिए हुए, आपको उसको सही तरीके से मैच करना है, ठीक है। तो ये है लिमिटेड चॉइस क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें बच्चों को थोड़ी छूट दे दी जाती है कि इसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, 1 वर्ड या ऐसे टाइप आंसर्स आपने लिखने होते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है इसका टेस्ट जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो मेनली होता है बच्चों की स्किल्स को, लर्नर की स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो लिए जा सकते हैं, वो जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आती है परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है ये एक डेमोन्स्ट्रेटेड बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चे म्यूज़िक में अच्छे हैं, आर्ट में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, या साइंस या मेडिसिन में, उनको प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है। तो ये प्रैक्टिकल मेथड होता है या प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। अब इसकी एडवांटेजेस है, देखिए। एक तो ये एंड ऑफ द सेशन होता है या एंड ऑफ द कोर्स में होता है, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट्स का जो भी उनका रिज़ल्ट है, जो भी उन्होंने अचीव किया है उसका एक रिकॉर्ड तैयार करता है, और बच्चे फ्यूचर में क्या अचीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स और मार्क्स, और जो भी उनके रिज़ल्ट आया है, जो भी उनके रिकॉर्ड्स हैं उसके बेसिस के ऊपर जो है ये एंटीसिपेट कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में बच्चा क्या कर सकता है। सपोज़ अगर कोई बच्चा गेम्स में अच्छा है तो हमें लगता है कि हाँ वो आगे जाके नेशनल लेवल तक खेल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद है हेल्प लर्नर्स टू प्रोग्रेस टू हायर स्टडीज़, ठीक है। अब हायर स्टडीज़ के लिए बच्चों को हेल्प करता है भी, बच्चों को आगे चल के कौन सी जो है चीज़ या कौन सा कोर्स जो है वो लेना चाहिए, एजुकेशन में क्या उनको करना चाहिए। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट टू टीचर्स। टीचर्स को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए उनको जो है कह सकते हो आप कुछ इंसेंटिव या कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हों इस चीज़ के लिए। अगर अच्छे मार्क्स आए, पूरी क्लास के अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उससे टीचर्स
टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा जज टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड, कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के सेट किए हैं, गोल सेट किए हैं, वो किस एक्सटेंट तक अचीव हो चुके हैं और कितने होने हैं, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पता चलती है। असेस द ट्रेनिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, जो भी हमने टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी थी अबाउट द डिफरेंट मेथड्स, कैसे पढ़ाना है, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, तो उसको ये चेक करता है कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाया है या फिर नहीं हो पाया है, ठीक है। और ये डिटरमिन करता है जो भी हमने न्यू करिकुलम या न्यू प्रोग्राम जो भी हमने अपने स्कूल में या किसी पर्टिकुलर क्लास या कोर्स में चलाया था, वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, इसके बारे में बताता है, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में बता देता है कि अगर बच्चा किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर आर्ट एंड क्राफ्ट में या किसी पर्टिकुलर चीज़ में जो अच्छा है, तो उसको आगे चल के क्या करना चाहिए ताकि उसका जो है फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके वो किस चीज़ में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल क्लास इवैल्यूएशन ऑन द एंड ऑफ द फाइनल एग्ज़ाम और टर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इवैल्यूएशन होती है, ठीक है, एट द एंड ऑफ फाइनल एग्ज़ाम और टर्म, ठीक है। उसके बाद है रिज़ल्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये क्या है, एक टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंडर हम इवैल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। मे मेजर रॉन्ग थिंग्स, हम हो सकता है गलत चीज़ों को मेजर कर लें ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशंस, कि हमने कोई चीज़ गलत एज्यूम कर लिया है। टीचर्स ऑफ लोअर एबिलिटी में एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स ऑफ लोअर एबिलिटी में एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन। अब जो स्टूडेंट हैं वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है या उनके अंदर कोई चीज़ करने की एबिलिटी नहीं है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो अच्छा नहीं कर पा रहे, सपोज़ बाकी सारे सब्जेक्ट में वो अच्छा करे, वो एसएसटी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कई बार फ्रस्ट्रेट फील करते हैं अपने आप को। टीचर के ऊपर प्रेशर रहता है हमेशा ही इसके, ठीक है, कि आपने कैसे करना है, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक करनी है जिससे बच्चों की लर्निंग आउटकम अच्छी आए, ठीक है, और जो भी बच्चों का रिजल्ट है वो कैसे अच्छा हो, तो उनके ऊपर हमेशा एक प्रेशर बना रहता है। स्टूडेंट्स हु रिसीव लो मार्क्स गेट डीमोटिवेटेड, ठीक है, जिनको कम मार्क्स आते हैं वो बच्चे क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ये तो है सारा रिजल्ट ओरिएंटेड, बच्चों को ग्रेड मिलेंगे, कम ग्रेड्स मिले हैं तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि रिजल्ट के बारे में बताता है, पास है, फेल है, कितने मार्क्स आए हैं, ए ग्रेड आया है, बी ग्रेड आया है, तो इस चीज़ के बारे में ये बताता है। और उसके बाद है असाइनिंग द पास और फेल टैग। जब हम बच्चों को पास और फेल टैग कर देते हैं तो कई बार बच्चों का जो सेल्फ एस्टीम जो है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये लास्ट है हमारी इस वीडियो का, बस थोड़ा और पेशेंस से आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, ये स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उसको एक्सेस करता है, फाइंड आउट करता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, तो और उनकी प्रॉब्लम को क्या करता है, डायग्नोस करता है, ठीक करता है। ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। ये एक तरीके की क्या होती है, प्री इवैल्यूएशन होती है, जिससे टीचर ये फाइंड आउट करता है कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में बच्चों को ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, ठीक है, कितना वो उस चीज़ के बारे में जानते हैं और कितना उनको और बताना है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। जैसे कि हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, जैसे हमने लेसन प्लान्स बनाए थे उसमें हम पीके टेस्टिंग करते थे, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए उनसे क्वेश्चंस पूछते थे और जहाँ तक उनको आता था ठीक है, और जहाँ तक नहीं आता था उसके बाद हम उनको क्या करते थे, टॉपिक को डिस्कस करते थे हम, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ये होती है। अब इसके फीचर्स क्या है, देखिए, ये सबसे पहले तो है स्टार्ट हो जाता है लर्निंग एक्सपीरियंस। जैसे ही कोई नया सेमेस्टर या नया लेसन स्टार्ट किया है तभी ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर बेस्ड होता है कि बच्चों को कितना पता है उसके ऊपर क्या होगा, ये बेस्ड होगा। और इसमें कोई भी ग्रेड नहीं दिए जाते बच्चों को, ये नॉन ग्रेडेड इवैल्यूएशन होती है। इसमें बच्चों के स्ट्रेंथ क्या हैं या कि क्या उनके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। फोकस करता है ये जो कि कोई स्पेसिफिक एरर, कौन सी ऐसी गलती है जो हर एक बच्चा कर रहा है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना, ठीक है, कि उसका प्रॉब्लम क्या है, कॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है उसका, कि जो सारे बच्चे एक ही गलती बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो ये उसके बारे में पता करते हैं। उसके बाद ये जो है एक कांस्टेंट विजन होता है, ठीक है, इट इज़ डन बाय द कांस्टेंट, ये कंटिन्यूसली ये कांस्टेंट तरीके से चलता ही रहता है, ठीक है। इसको हम अचीवमेंट टेस्ट के साथ या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रिकॉर्ड्स के साथ जो है हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद है ये जो है इफ़ेक्टिव डाटा प्रोवाइड करता है ताकि जो है एक इफ़ेक्टिव करिकुलम जो है इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि लर्निंग आउटकम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव या इन्हांस किया जा सके।
अब टूल्स कौन से हैं इसके, देखिए सबसे पहले तो इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि ज़रूरी नहीं है कि आपने फॉर्मल तरीके से ये करना है, आप इनफॉर्मल तरीके से भी ये कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों का वैसे ही आपने कोई टेस्ट ले लिया, वैसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लिए, कोई टॉपिक दिया और उसके बारे में पूछ लिया आपने, तो वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, या फिर आप स्टैंडर्डाइज इसको फॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, स्टैंडर्डाइज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। आप चेकलिस्ट और सर्वे के थ्रू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हैं। उसके बाद क्विज़ के थ्रू, क्वेश्चनर के थ्रू, मल्टी चॉइस असेसमेंट या इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज़, कोई एक्टिविटीज़ करवा के। ठीक है, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज़ इसलिए कहा है क्योंकि ये चैप्टर के या लेसन के या सेमेस्टर के स्टार्टिंग में होती है, तो उस टाइम पे आप जो भी एक्टिविटीज़ करवा रहे हो वो सारी चीज़ यूज़ करके आप जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसकी एडवांटेजेस। सबसे पहले तो है कि ये स्टूडेंट्स की जो भी मिसकंसेप्शन है ना, जो वो लेकर सोचते हैं, गलत सोचते हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ को तो ये फाइंड आउट करता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स के जो लर्निंग लेवल है उनको क्या करता है, और जो उनकी एबिलिटीज़ है उनको भी आइडेंटिफाई करता है कि बच्चा किस लेवल पे है, कितना जानता है, कितना उसको और जानना है, या क्या उसकी एबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करता है। टीचर को हेल्प करता है ताकि वो एक अच्छा और मीनिंगफुल लेसन प्लान जो है वो बना सकें। ठीक है, और इसके लिए कोई हाई लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लार्ज साइज़ क्लास है तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बच्चे को इन्वॉल्व करोगे किसी एक्टिविटी में, आप पूछोगे तो दूसरा बच्चा उसको सीरियसली नहीं लेता है, वो बातें करने लग जाते हैं। तो अगर आप थोड़े बच्चों की क्लास है 35 स्टूडेंट्स की, तो आप ईजिली वहाँ पे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और टेस्ट के रिजल्ट भी कई बार इनकरेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है आपने बच्चों से जो पूछा उनको ना पता हो, उनको कुछ और पता हो, या किसी और मेथड से पता हो उनको। ठीक है, हो सकता है वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में अच्छा ना कर पाए हों। सो ये सब चीज़ें। उसके बाद है इसमें जो पोस्ट एक्टिविटी है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ प्री एक्टिविटी को ही कंसीडर किया जाता है। और इसमें लर्नर्स जो हैं वो परेशान भी हो सकते हैं, या उनको स्ट्रेस भी हो सकता है उस टाइम के ऊपर, क्योंकि एकदम से कोई आके आपसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देगा तो बच्चे जो है उनसे एंशियस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता है। आपका जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा, मैं बोल रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला है 100% आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं इस पूरे टॉपिक में से, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको करवाया है। ठीक है, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।